नमस्कार और जय श्री राम। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से 5 लाख फॉलोअर जो है फेसबुक पे होने वाले हैं और आप लोगों के बहुत क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि नए जो कानून बने हुए हैं या फिर जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो आप कम से कम उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और आप लोगों का जो प्यार है वो मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सकूं। और अभी जैसे आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि हम जो पुराने कानून है, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून है, उसको हम चेंज करेंगे और उसकी जो फॉलोअर। चलिए, अबू शेख जी कैसे हैं आप? पवन व्यास। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून जो हैं उन कानूनों को चेंज करेंगे और इसके लिए उन्होंने इंडियन पीनल कोड जो भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट कर दिया है, भारतीय सुरक्षा संहिता जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया, और उसके साथ में ही जो हमारा एविडेंस एक्ट था जो क्रिमिनल लॉ का तीसरा पिलर था उसको भारतीय साक्ष्य संहिता में कन्वर्ट कर दिया। तो अब दोनों जो हमारी लोकसभा और जो राज्यसभा है दोनों से वो पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है। साथ में एक चीज़ और भी है कि लेकिन इसकी डेट अभी नोटिफाई नहीं हुई कि कौन सी डेट को ये जो हमारे कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन अलग अलग स्टेट में कानून आ चुके हैं तो अलग अलग स्टेट में इम्प्लीमेंट होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ जो हमारे पास है वो क्या बोलता है, उसका प्रोविजंस क्या बोलते हैं। तो इसी सीरीज में मैं लेके आया हूँ ये लेक्चर्स जो कि आपके भारतीय, सबसे पहले हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो है वो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। आप ये समझिए कि इंडियन पीनल कोड जो है, देखो 1835 1836 में सबसे पहले एक लॉ कमीशन बना जिसमें लॉर्ड मैकॉले, अंग्रेजों के जो काफ़ी बड़े नाम थे, उन्होंने एक लॉ कमीशन बनाया और उन्होंने ड्राफ्टिंग शुरू की। 1857 में हमारी जो पहली, जिसे हम कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई हुई, और 1862 में 1862 में वो जल्दी से जल्दी इंडियन पीनल कोड लेके आ गए। अब 1862 से लेके 2023 तक अगर आप बात करते हो तो लगभग 160 साल बाद इंडियन पीनल कोड को हटाया गया है और उसकी जगह आ गई है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी चीज़ें कि भाई हम ये लेक्चर क्यों देखें। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप पुलिस से डील करते हो या कोर्ट में जाते हो कहीं पे भी, तो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे कानून नहीं पता था। गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून नोटिफाई कर दिया तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए भारतीय न्याय संहिता ने जब इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है तो उसने कुछ पुराने सेक्शन से उनको हटाया है, कुछ नई चीज़ें लेके आए हैं, कुछ सेक्शंस जो हैं बदल दिए हैं। पहले इंडियन पीनल कोड में जो 511 सेक्शन थे, अभी इसमें 20 चैप्टर और 358 सेक्शन हो चुके हैं। अब अगर हम डिस्कस करें कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ का बाकी लॉ से क्या डिफरेंस है, तो पहली चीज़ तो ये होती है। अच्छा, आप लोगों के एक चीज़ और, मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप आराम से सुनिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है तब तक हम नोट भी कर लेंगे और फिर उसके एक दो जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी करेंगे। तो क्वेश्चंस के बारे में लास्ट में। तो बेसिकली क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज जिसे हम बात करते हैं। एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। किसी भी अच्छी सोसाइटी के लिए ना दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिविल लॉ का मतलब क्या होता है? सिविल लॉ का मतलब होता है कि जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन हो गया, मान लीजिए आपने किसी को प्रॉपर्टी बेच दी या प्रॉपर्टी खरीद ली, किराए पे चढ़ा दी कोई प्रॉपर्टी, तो वो आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है जहां पे जिसे बेसिकली आपका एक सिविल राइट क्रिएट होता है और उस सिविल राइट की वजह से आपकी कुछ रेमेडीज होती हैं जिसे हम सिविल लॉ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिविल लॉ का मतलब हो गया कि आप जब किसी के अगेंस्ट कोई रेमेडी अवेल करेंगे तो उसमें कुछ सामने वाले को जेल का प्रोविजन नहीं होता। उसमें आप क्या करते हो, आप उससे आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो, आप उससे जो आपका इंजंक्शन है वो डिमांड कर सकते हो। लेकिन क्रिमिनल लॉ की जो बात आती है तो क्रिमिनल लॉ इज वेरी सीरियस। गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती है कि आप ये काम कर सकते हो और आप ये काम नहीं कर सकते हो, और अगर आपने उसमें से कोई काम किया, जो लिस्ट है उसमें से कोई काम किया, तो उसके बदले आपको जेल हो सकती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो भारतीय न्याय संहिता जो बेसिकली है जिसने आईपीसी को रिप्लेस करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ की जरूरत क्यों है हमारी सोसाइटी में? देखो, क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में अगर सिर्फ सिविल लॉ की अगर हम बात करें तो सिविल लॉ अगर ठीक नहीं चल रहा है, उसमें कुछ कमी भी रह गई तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर जो क्रिमिनल लॉ है वो अच्छा नहीं है तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप ये समझिए कि आप एक सिविलाइज सोसाइटी में अगर रहना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। यानी कि
अब किसी को भी ये डर ना हो कि हम घर से बाहर निकलेंगे और बाहर जाके दंगा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी तरह का, तो आपकी जो सेफ्टी है, पब्लिक सेफ्टी है, वो पैरामाउंट कंसिडरेशन है। लोग टैक्स भी इसलिए गवर्नमेंट को देते हैं क्योंकि जब आप पुराने टाइम की बात करोगे, तो मतलब राजा महाराजाओं के टाइम की बात करोगे, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम से भी पहले चले जाते हैं एक बार, तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में अगर किसी ने किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम कर दिया तो सामने वाला रिटेलिएट करता था, रिवेंज लेता था, यानी आई फॉर एन आई, कि भाई किसी ने किसी के घर पे किसी को मार दिया तो वो दूसरा जो परिवार वाले हैं, जो विक्टिम के परिवार वाले हैं, वो कहते थे कि इनमें से भी किसी ना किसी को फांसी होनी चाहिए। धीरे धीरे करके लोगों ने जो क्राइम है उसके अगेंस्ट कंपनसेशन जो है वो एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। कंपनसेशन एक्सेप्ट करने के बाद जब हम सिविलाइज सोसाइटी में आए तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ तरह के ऐसे जो रॉन्ग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, कुछ है, तो किसी में जो आदमी है उनकी सेफ्टी की वजह से जो सरकार है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम सजा का जो प्रोविजन है वो रखते हैं कि कोई भी ऐसा क्रिमिनल ना हो, मतलब अमीर आदमी तो फिर किसी को भी मारता चला जाता। तो उन्होंने क्या कि एक कॉमन लॉ लाने की बात की, जिसमें उन्होंने बोला कि ये हमारी लिस्ट है, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारा का सारा जो है वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट बना। अब क्रिमिनल लॉ से पहले अगर हम इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर जाना चाहें तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके तो करिकुलम में आने वाला है थोड़े टाइम बाद, तो आपको पता होना चाहिए कल की डेट में आप लॉयर बनेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सिर्फ कॉमन आदमी हैं तो पुलिस से डील करना होता है, कभी कभी कोर्ट भी जाना पड़ता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और कई बार आपके पड़ोस में किसी से लड़ाई हो गई, गाड़ी चलाते टाइम लड़ाई हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट किसी ने किया तो उसके बदले क्या सजा हो सकती है। तो आप अपनी कंप्लेंट ठीक से ड्राफ्ट कर सकते हो। एटलीस्ट पुलिस वाले अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू इन्फोर्स इट। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो भाई आने वाले टाइम में जज बनना है तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता अपने आप में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। 358 सेक्शंस के अंदर पूरी की पूरी जो लिस्ट है एक्ट्स और ओमिशंस की, वो उन्होंने डिसाइड कर दी, उन्होंने दे दिया गवर्नमेंट ने। अब कहते हैं हाँ, तो लॉ जो है बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जैसे मैंने अभी बताया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, जहां आपकी जो रेमेडीज हैं वो सिविल हैं, और दूसरा जो आपका होता है क्रिमिनल। अब इसमें भी दो डिवीजन होती हैं लॉ की, एक होती है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ। यानी अगर हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो द लॉ विच क्रिएट्स अ राइट इन योर फेवर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिविल लॉ में बात करें सब्सटेंटिव लॉ की, हम प्रॉपर्टी के ही बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली या आपने कोई रेंट पे ले ली, तो एक रेंट एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट टू सेल बनता है या सेल डीड बनती है। उसमें आपके राइट्स डिसाइड होते हैं कि एक आदमी ने दूसरे को प्रॉपर्टी दे दी, उसमें कोई कमी निकलेगी तो उसके बदले कंपनसेशन होगी, उसके अंदर प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, किस तरीके से यूज नहीं किया जा सकता, वो आपके सिविल लॉ का पार्ट है। लेकिन उसका जो केस चलता है ये सब्सटेंटिव पार्ट है कि जहां आपका राइट क्रिएट हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और कल की डेट में ही आप कोर्ट गए और 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए जो सिविल कोर्ट है उनका एक प्रोसीजर होता है, जिसे हम आजकल सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, 1908 से एप्लीकेबल हमारे ऊपर। तो उस सिविल प्रोसीजर कोड को हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, कि उसमें केस कैसे चलेगा, केस कैसे फाइल होगा, कोर्ट फीस कितनी लगेगी, ऑपोजिट पार्टी आएगी तो वो क्या कर सकती है, उसके क्या राइट्स होंगे, कौन सी एप्लीकेशन लग सकती है, कब लग सकती है, कहाँ लगेगी, कंपनसेशन कितनी मिल सकती है, जजमेंट क्या होती है, डिक्री क्या होती है, इंटरिम ऑर्डर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो जैसा आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने किसी ने कोई चोर पकड़ लिया, किसी ने किसी को मार दिया था तो उसको भरे चौराहे पे गोली मार देता है। तो अगर हम अपने देश में बात करें तो अगर आज एलिगेशन लगती है कि भाई किसी ए ने बी को गोली मार दी और उसकी वजह से बी की जो है वो डेथ हो गई, तो इट अमाउंट्स टू मर्डर। तो मर्डर का मतलब ये तो नहीं है ना कि आज अगर एलिगेशन लगी हो तो अगले हफ्ते उसको जो चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ का मतलब हुआ द लॉ विच क्रिएट्स लाइबिलिटीज,
अगेंस्ट यू कि भाई आपने ऐसा कर दिया सोसाइटी के अंदर तो आपको इतनी जेल हो सकती है या इतनी जो पेनल्टी है वो आपको मिलेगी। और उसके बाद जब आप बात करते हो कि उसका प्रोसीजर कैसे होगा, वो चलता है हमारा पहले सीआरपीसी से चलता था 1973, अभी भी सीआरपीसी से ही चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी वो उसके हिसाब से चलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए टू सर्वाइव एंड टू फ्लरिश। रीजन बीइंग कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पब्लिक ऑर्डर की अगर आप बात करोगे तो वो मेंटेन करने का काम जो होता है वो क्रिमिनल लॉ का होता है। दूसरा, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है उसके किसी काम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है, कोई हिंड्रेंस क्रिएट होता है तो उसको रोकने का काम भी क्रिमिनल लॉ का ही होता है। तीसरा कि जो इंडिविजुअल हैं, जो जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत कर देता है तो उसको सजा का जो प्रोविजन है, उसका प्रावधान है, वो क्रिमिनल लॉ में होता है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल लिबर्टीज हैं, यानी किसी को इलीगल तरीके से किसी ने डिटेन कर लिया या फिर जो गलत तरीके से कोई किसी को उठा के ले गया, अबडक्शन, किडनैपिंग वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए भी क्रिमिनल लॉ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो गलत काम करते हैं लोग, उनको सजा दी जा सके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई सजा ही क्यों, सजा का ऐसा क्या प्रोविजन है, सजा ही क्यों देनी है? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि अगर किसी आदमी ने सोसाइटी में कुछ गलत कर दिया तो गलत करने के बाद आप ये समझिए कि उस आदमी को अगर सजा नहीं मिलेगी तो पहले तो उस आदमी की हिम्मत इतनी बढ़ेगी कि वो दोबारा से वो क्राइम करेगा, तो उस आदमी को क्राइम से रोकने के लिए जेल भेजा जाता है, या फिर कई बार जैसे मर्डर हो गया तो उसमें फांसी तक की सजा दी जा सकती है। दूसरी चीज क्या होती है कि जिस आदमी को सजा हो गई उसको देखते हुए सोसाइटी में एक मैसेज जाता है कि कोई भी गलत करेगा तो उसके अगेंस्ट सेम सजा का प्रोविजन है, तो वो आदमी जो होगा उसके अगेंस्ट भी जेल का प्रोविजन होगा, तो बाकी लोग भी क्राइम करने से बचेंगे। अब अगर बाकी लोग अगर क्राइम करने से दूर रहेंगे तो सोसाइटी में पीस का जो पीसफुल माहौल है वो रहेगा, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो सारे के सारे लोग जो है दे विल फील सेफ, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की अपनी एक ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो भारतीय न्याय संहिता का जो बेसिक है दैट इज क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ है, और 358 टोटल सेक्शन है और 20 चैप्टर है। इन 20 चैप्टर्स को उन्होंने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, और आने वाले टाइम में हम फिर इसको इस तरीके से, मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको डिवाइड किया ताकि आने वाले टाइम में आप लोग जो हैं वो इसको याद कर सकें। 3R पॉलिसी पे हम काम करेंगे, रिमेंबर, रिकलेक्ट एंड रीराइट। तो जो इसके प्रोविजंस है, जो सेक्शंस हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। याद करना बहुत ईजी होगा, 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो चीज़ें हैं आपकी, जो उसको रिकॉल करना है तो वो रिकॉल करना भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और तीसरी चीज़, अगर आपको कोई आंसर लिखना पड़ जाता है, कोई चीज़ ड्राफ्ट करनी पड़ती है, चाहे वो पुलिस कंप्लेंट हो और चाहे अगर वो पुलिस कंप्लेंट नहीं है तो कोर्ट में कुछ फाइल करना है, तो यू विल बी एबल टू नो कि कौन सी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को कंप्लेंट में किस तरीके से लिखा जाता है, आपके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट हो गई तो उसमें क्या कमी हो सकती है, वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, और इसमें इन्होंने जो पूरे जो सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संहिता के, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में किस तरीके से डिस्कस करेंगे कि भाई किसको पनिशमेंट मिल सकती है, किस काम के लिए पनिशमेंट मिल सकती है, और कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, यानी कुछ ऐसा आप सोसाइटी में करेंगे जिसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और पनिशमेंट कितने तरीके की है। फिर जो हमने बात किया कि किसको पनिशमेंट मिल सकती है, कोई यू आर अ पार्ट ऑफ द क्राइम, तो आप कितने तरीके से उस क्राइम का पार्ट बन सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से हम बात करेंगे। साथ में अगर हम बात करें कि उसमें जो है कि कौन कौन से ऑफेंसेज हैं जिनके अगेंस्ट, जिसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जैसे आपके ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेज अगेंस्ट माइंड, स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड पीस, या फिर जो पब्लिक अथॉरिटी है उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेज रिलेटेड टू इलेक्शंस, हम सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता का जो बेसिकली जो आपका जिस्ट है वो जिस्ट सेम है कि इस भारतीय न्याय संहिता को आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए और आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और आप ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है अपना पुट कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं आपके एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने की।
अच्छा, एक चीज़ और है मेरे पास ना, कल एक किसी का क्वेश्चन आया था, तो मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ बीच में। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी देख लेंगे। तो पहला तो ये था कि अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया कि एक लड़के ने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, और रिलेशनशिप में, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक बीच में कोई डिस्कनेक्शन था, बट एनी हाउ। तो अभी एक क्वेश्चन था मेरे पास कि इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक लड़का लड़की जो थे आपस में रिलेशनशिप में थे, और रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो गया तो लड़की ने उसके अगेंस्ट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की कंप्लेंट की, जिसमें पुलिस ने उसके अगेंस्ट 376 की जो एफआईआर थी वो कर दी थी। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय समबडी फ्रॉम महाराष्ट्र कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है अगर लड़की ने इस तरह की फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की अगर एफआईआर करवा दी है तो। देखो, पहली बात तो क्या है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मतलब है दिस एफआईआर वुड हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 376 आईपीसी, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल की है। और दूसरा क्या है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसने मुझे बताई कि जिस लड़की ने एफआईआर करवाई है दैट शी वाज ऑलरेडी मैरिड। तो उस मैरिड लड़की के एफआईआर पे पुलिस ने जो है इस लड़के को अरेस्ट करने की कोशिश की। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। जैसे एज सुन एज यू गेट टू नो कि एफआईआर हो गई है, तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करना चाहिए। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। आपके जितने भी एसएमएसेस हैं एक दूसरे के साथ, जितने भी आपके जो चैट हैं, उस सारी चैट्स वगैरह को आप अपने पास संभाल के रखिए ताकि कल की डेट में आप कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर सकें। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हो तो जिस दिन आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की उसके जनरली नेक्स्ट डे जो एंटीसिपेटरी बेल है वो लिस्ट होती है सुबह 10 बजे, और उसी दिन कोर्ट के पास ये पावर होती है कि आपको इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए। तो अगर मान लीजिए सेशन कोर्ट किसी वजह से आपको जो एंटीसिपेटरी बेल है अगर नहीं देते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, आप उसके लिए आप हाई कोर्ट में जाके भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल जो है दूसरी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और जनरली क्या है कि इस तरह के केसेस में जब लड़की ऑलरेडी जो है मैरिड है तो उस सिचुएशन में जो लड़का है उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के जितने भी केसेस आते हैं, और अब तो खैर भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 आ रहा है जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है वो अपने आप में एक क्राइम बन जाएगा जिसमें से 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो लड़कों थोड़ा जो जितने भी गाइज हैं तो लड़के भाई थोड़ा संभाल के रहो। आप अपने मैसेजेस हैं एक दूसरे के साथ जो आपकी चैटिंग होती है या कोई और है आपके पास कोई डिटेल्स हैं उसको संभाल के रखो, उसका एक बैकअप लेके रखो जिसमें आप बता सको कल की डेट में कि मैरिज का कोई प्रपोजल नहीं था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया है अब्दुल कयूम जी का। आई हैव अ क्वेश्चन, वन पुलिसमैन ही इज एम्प्लॉय इन प्रोसिक्यूशन, ही इज हरेसिंग फॉर नेबरहुड। देखो, पड़ोस में अगर कोई पुलिस वाला है और वो हरेस कर रहा है तो देखो ये बहुत स्टेट्स की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस में भर्ती होने के बाद आदमी को लगता है कि मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं लड़ाई कर सकता हूँ, झगड़ा कर सकता हूँ, और मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसका जो ताकत दिखा के और अपने किसी भी पड़ोस में किसी को भी परेशान कर सकता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि देखो, पुलिस से भी बढ़ के एक चीज़ है हमारे देश में, पॉलिटिक्स से बढ़ के भी एक चीज़ है, उसे बोलते हैं कोर्ट। अगर आपका कोई पड़ोस में पुलिस वाला अब्दुल कयूम जी अगर आप परेशान कर रहे हैं आपको, तो सबसे पहले आप उसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग वो कीजिए, अपने घर के बाहर कैमरा लगवाइए, और जो हैरेसमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट सिविल सूट या क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल कीजिए। क्योंकि पुलिस वाला हो या कोई कॉमन मैन, लॉ से बढ़ के कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप उसके अगेंस्ट अगर लीगल एक्शन लेते हैं तो, और अगर वो पुलिस वाला अपनी जो धमकी दे रहा है कि मैं अपनी अथॉरिटी का यूज़ करूंगा, तो आप उसके अगेंस्ट अपनी स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भी कंप्लेंट कर सकते हो, जहां हो सकता है कि उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू हो जाए, वो सस्पेंड भी हो सकता है, और अगर आप सिविल सूट फाइल करोगे तो आप उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हो। एक क्वेश्चन है जतिन कुमार जी का। सर, यदि 2 से ज़्यादा पर्सन्स ने प्लानिंग करके प्रेशर डालकर ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए और घर पर भी धमकी दी तो क्या एक्शन होना चाहिए? तो जतिन जी, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी आदमी किसी को धमकी देता है तो सेक्शन 506 आईपीसी का ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन इसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो
बन सकती है, उसमें जो फाइल हो सकती है, रजिस्टर भी की जा सकती है। दूसरा, अगर किसी ने प्रेशर डाल के ब्लैंक पेपर पे अगर साइन करवाए तो आपको इमीडिएटली पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। और अगर उस ब्लैंक पेपर में किसी और तरीके के चेक्स वगैरह आपसे ले लिए गए हैं, कुछ और पैसा आपसे ले लिया गया है, तो ये रॉबरी का केस भी बन सकता है, ये ब्लैकमेल का केस भी बनता है, एक्सटॉर्शन का केस भी बनता है। तो आपको इमीडिएटली कोर्ट में मूव करना चाहिए। अगर आप कोर्ट में मूव नहीं करेंगे, कल की डेट में अगर आपके अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने नाम करवा लिया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो फिर आपके लिए डिफेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके गो टू कोर्ट, फाइल ए केस। और अगर आप लोगों को, आपको उनसे डर है कि वो आपकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का डर है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने कंसर्न डीसीपी के पास या डीएसपी के पास कंप्लेंट लगानी पड़ेगी। तो वहां फाइल कीजिए, उसके बाद इमीडिएटली जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए और आप जो है इस चीज़ को, क्योंकि कल की डेट में अगर कोई आपको एक्शन लेना पड़ा, उनकी कॉपी अगर आपको मिल गई, तो उसके बाद आप कम से कम उसको चैलेंज कर पाएंगे और आप केस जो है वो आप लड़ पाएंगे। चलिए, अब है क्वेश्चन जो है हमारा सौरभ जी का, सौरभ तलवार जी। कैन आई चैलेंज रजिस्टर विल? यस सौरभ जी, आप बिल्कुल रजिस्टर विल हो या ना हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। उसको चैलेंज करने का तरीका क्या होता है? देखिए, विल जो होती है ना, उसके अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे एक विल मस्ट बी साइंड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी 18 साल से ऊपर हो, मेंटल हालत उसकी ठीक हो, ऐसा ना हो कि पागल हो या कोई दवाई ले रहा हो, बहुत ज़्यादा ओल्ड एजड है, उसको याद रहनी चाहिए चीज़ें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। उसके बाद अगर बाई चांस जो विल है जो एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें 2 विटनेसेस की जो है वो उसमें साइन होने चाहिए। अगर 2 विटनेसेस नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। और अगर वो विल है जो बनाई गई है, वो दैट शुड बी विदाउट एनी फोर्स, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बिना होनी चाहिए। तो अगर कोई थ्रेट है किसी तरीके का है, तो उन ग्राउंड्स के ऊपर बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। बाकी जो और भी फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल आपके फैक्ट्स जो आपके केस से रिलेटेड होंगे, वो देखने के बाद ही पता लगेगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी जतिन जी, सौरभ जी, सौरभ तलवार। और अब है आपका साथ सबका विकास। सर, अगर कोई महिला किसी भी पुरुष पर झूठा छेड़खानी का केस करती है या फिर धमकी देती है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, छेड़खानी का जो केस है वो सबसे पहले ये है कि दिस इज बीइंग यूज्ड एज ए टूल टैक्टिक अगेंस्ट मेल। जब भी जरा सी बात होती है तो कहते हैं जी मुझे छेड़खानी कर रहा था मेरे साथ। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? अगर झूठा केस होता है, इसलिए मैं हमेशा आदमी को बोलता हूँ कि आपको खुद सावधान रहने की ज़रूरत है। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए एक आप डैश कैम रखिए, आप घर के बाहर हैं तो अपना कैमरा लगवा के रखिए। और कोई सिचुएशन इस तरह की होती है कि झूठा केस होता है, तो उसको आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनके सामने इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आप एज ए विटनेस उनको बुला सकते हो। और अगर वो छेड़खानी का सिंपल केस फाइल करते हो तो बाकी इट विल डिपेंड अपॉन योर केस। लेकिन अगर वो आपसे पैसे मांगती है झूठा केस करके, या फिर आपको परेशान कर रही है, आपसे कोई एक्सटॉर्शन चल रहा है किसी भी तरह की, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, क्योंकि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, झूठे केसेस की आज की तारीख में कोई कमी नहीं है, एक ढूंढेंगे 10 मिलेंगे। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, और उसके लिए आपको अपने लोकल लॉयर से बात करनी चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रूपाली चड्डा। Hi sir, if a mother gift her daughter her assets during her lifetime or just few months before her death without a will or witness, can anyone challenge it? रूपाली जी, पहली बात तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो गिफ्ट है अपने एसेट्स की, देखिए गिफ्ट 2 तरीके की प्रॉपर्टीज की होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी गिफ्ट है किसी चीज की, तो गिफ्ट डीड जो है वो रजिस्टर करनी पड़ती है। गिफ्ट डीड आपकी जो बेसिकली गिफ्ट डीड है वो विदाउट विटनेसेस और विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती इफ इट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। रह गई बात जहां तक मूवेबल प्रॉपर्टी की है, जिसे एसेट्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें ज्वेलरी हो सकती है, पैसा हो सकता है, वो गिफ्ट किया जा सकता है। किसी भी आदमी को, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। और कैन एनीवन चैलेंज इट? यस,
चैलेंज देखिए, चैलेंज आज की तारीख में आप हमारे देश में एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं लाल किला। अगर आज आप चाहो कि लाल किले को चैलेंज करना तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये गलत है ये सही है। चैलेंज करना इज नॉट द प्रॉब्लम। आप केस फाइल करना चाहो, केस फाइल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप कब केस फाइल करो, आराम से केस लड़ो, एक साल लड़ो, 2 साल लड़ो, डजेंट मैटर। लेकिन आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे ये डिपेंड करेंगी सिचुएशन कि आपने केस क्या फाइल किया है, आपके एविडेंसेस कितने हैं। तो अगर किसी ने कोई गिफ्ट कर दिए हैं अपने एसेट्स, मां ने अपनी बेटी को, तो उसको चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन उस चैलेंज करने के बाद उस आदमी को ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि वो गिफ्ट, वो जो एसेट्स थे वो एग्जिस्ट करते थे। दूसरा, वो एसेट्स गिफ्ट किए गए। तीसरा, उस मदर ने गिफ्ट किया और बेटी को गिफ्ट किया। और उसके बाद जो गिफ्ट है दैट वाज ड्यू टू फ्रॉड, थ्रेट, कोअर्जन और बहुत सारी चीजें। और उसके अलावा कि माँ की मेंटल कैपेसिटी नहीं थी। इतनी सारी चीजें होने के बाद ही वो गिफ्ट जो है, उसका केस जो है हो सकता है उनके फेवर में जाए। लेकिन अदरवाइज अगर ये चीजें प्रूव नहीं होंगी इसमें से कोई भी चीज, तो चांसेस हैं कि वो केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। बट चैलेंज किया जा सकता है, आप चैलेंज कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी जैसे आप लोगों का प्यार है इतना सारा और आप लोग कितने सारे मैसेजेस मुझे भेजते हैं, तो एक चीज़ का मैं आपको छोटा सा बता दूं कि अगर आप लोग मुझे मैसेज भेजते हो, डायरेक्टली मैसेज करते हो और उसमें मैं आपके आंसर नहीं कर पाता हूं बहुत बार, तो उस सिचुएशन में मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के 2-3 बार मैसेज आते हैं, काफ़ी 6-6 महीने हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास डेली के ना 300 से 400 मैसेज आते हैं और मेरी टीम बहुत कोशिश करती है ताकि टाइम से उनका आंसर कर सके। लेकिन बहुत बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो हैव सम पेशेंस। मेरा मोबाइल नंबर जो है ऑफिस का वो मेरे फेसबुक पेज पे है। इसके अलावा एक लिंक है टॉपमेट का, अगर आप चाहें तो आप प्रायोरिटी डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीसी कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है तो उसके लिए भी आप एज पर द कैलेंडर topmate.io/Vikas Nagwan पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। वेट अगर कोई अर्जेंसी है तो, अदरवाइज अगर आप मेरे जो डायरेक्ट मैसेज करते हैं यूट्यूब के जो मेरा चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप पोस्ट करते हैं तो उसकी हम कोशिश करते हैं कि टाइम से आंसर कर दें। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इशू नहीं है, किसी चीज़ के लिए आप पूछ सकते हो। लेकिन कई बार डिले हो जाता है तो डोंट माइंड, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सारी क्वेरी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी जो क्वेरी है उसका आंसर किया जा सके। अविनाश जी, अवनीश कुमार जी, हाय, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम रूपाली जी। और सबका साथ सबका विकास, आपका नाम नहीं आ रहा है, और मोस्ट वेलकम। आई होप आपको जो मैंने आपको आंसर दिया है वो आपके बेनिफिट के लिए है और आपको जो है उसका कुछ फायदा होगा। जी अवनीश जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि तो अभी फेसबुक पे लगभग 4,94,000 फॉलोअर्स की जो फैमिली है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो इंस्टाग्राम है उस पर भी लगभग 4 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। अब इसके अलावा जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो होता क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल दीज इंफॉर्मेशन एंड स्टफ। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, तो मेरी सिर्फ छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा यूट्यूब का चैनल है youtube.com/Vikas Nagwan, एडवोकेट विकास नागवान के नाम से सर्च करेंगे तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी जो है थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू माई टीम, क्योंकि होता क्या है कि जो टीम के जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी आप लोगों से मैं इन रील्स के लिए और उनके लिए कोई भी हमारे कोई चार्जेस नहीं है, और अगर आपका जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पोस्ट करते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर सकते हैं। नरेंद्र नागर जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दीज काइंड वर्ड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को अगर कोई बेनिफिट होता है, जब मुझे ये पता लगता है कि मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैंने किसी को मेरी कोई रील देख के किसी को बेनिफिट हुआ है, या कोई वीडियो किसी ने देखा उसको कोई बेनिफिट हुआ है, या फिर मैंने कोई एडवाइस दी और उसकी वजह से किसी को बेनिफिट हुआ है, जो मुझे वापस लोग आके बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही हमारे लिए मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम इतनी मेहनत करके ये काम कर पाते हैं। अच्छा भावना जी, चलिए सर, अगर एमसीडी ऑफिस और बिजली वाले नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं
और क्या ये सेफ है। देखो एमसीडी वाले और बिजली वाले नोटिस भेज के, अब ये पहली बात तो ये है, डिपेंड करेगा कि नोटिस किस चीज़ का आया है, एमसीडी से जो आपको आया है, या बिजली वाले जो डिपार्टमेंट है एनडीपीएल वगैरह या बीएसईएस, उन्होंने किस चीज़ का नोटिस भेजा है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, तो अगर टाइटल में कोई डिस्प्यूट है, कोई कंप्लेंट आ गई है किसी वजह से, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वहाँ पे दे सकते हो, अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो जब तक वो आपसे अथॉरिटी उनके पास है, और अगर जब तक आपको ये एप्रीहेंशन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो जाएगा, तो किसी को डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन, अगर रिटर्न नोटिस है तो ध्यान रखिएगा कि अपने किसी लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, उनको नोटिस दिखाइए। ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने नोटिस किस लिए मांगा है, मतलब बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट है किस लिए मांग रहे हैं और नोटिस किस चीज़ का दिया गया है। बिना नोटिस देखे उसको बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपके एरिया में अगर कोई एडवोकेट है आसपास, तो आप उन एडवोकेट्स को बेसिकली दिखा सकते हो। और साथ में क्या है कि उस नोटिस के ऊपर ना एक सेक्शन मेंशन होता है, तो उसको ऑनलाइन एक बार पढ़ लीजिएगा कि सेक्शन कौन सा है, कौन से सेक्शन में किस तरह का नोटिस दिया गया है। अगर सेक्शन ठीक है तो, और अथॉरिटी है और बिल्कुल, तो कोई इशू नहीं है। और अगर फिर भी आपको कोई एप्रीहेंशन है तो कोई देने की जरूरत नहीं है। और अगर नोटिस आपको लगता है गलत हो तो एमसीडी ट्राइब्यूनल में उसको चैलेंज कर लीजिए। अवनीश कुमार, क्या सर किसी को अगर हम पैसा देते हैं इंटरेस्ट पे तो क्या करना चाहिए, क्या हम ब्लैंक चेक भी लेते हैं? अरे भाई, पहली बात तो ये है कि अगर आप इंटरेस्ट पे किसी को भी पैसा देते हो तो उस पैसे का देने का प्रूफ रखिए, क्योंकि 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन जो है वो आप कैश में नहीं कर सकते। 20,000 से ज़्यादा की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए आपके पास रिटर्न रिसीट होनी चाहिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो पैसा है वो आप एक नंबर में ट्रांसफ़र कीजिए, उसकी कैश मत रखिएगा अपने पास। कैश मतलब कैश वाली ट्रांजेक्शन से बचिएगा। दूसरा क्या है कि अगर आप उससे चेक लेते हैं तो चेक लिया जा सकता है, सिक्योरिटी चेक लिया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है पैसा देने के इंटरेस्ट पे। दूसरा, आपके पास प्रूफ है कि आपने पैसा दिया था, और तीसरा, उसके एवज में आपके पास चेक है तो ले सकते हो। लेकिन उस चेक को आप विद इन लिमिटेशन पीरियड ही डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद चेक दिखा के बोलोगे मैंने 10 साल पहले पैसे दिए थे और आज मेरे पास चेक है, तो उसमें आपका केस जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा दे देते हैं और उसके बाद सबसे चेक ले लेते हैं। लेकिन ये गलती कर लेते हैं कि या तो एग्रीमेंट ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, या फिर अगर एग्रीमेंट ठीक से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो उनके पास प्रूफ नहीं होता पैसे देने का, और या फिर उनके पास रिसीट नहीं होती, और या फिर पैसा इतना दे दिया जाता है जितनी उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी। कैश का काम कर रहे हैं, एक नंबर में कोई कैपेसिटी नहीं है, कल की डेट में चैलेंज हो सकती हैं सब चीज़ें। लेकिन अगर आप चेक बाउंस का केस करेंगे तो केस पूरा चलेगा। रीज़न बीइंग कि जिसके पास चेक होता है उसके फेवर में एक प्रिजम्पशन होती है कि उसको पैसा लेना था और अक्यूज को पैसा देना था। तो यस, चेक लिया जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन 2-4 चीजें डॉक्यूमेंट है उनको बनवा के रखिएगा। अब है हमारे पास अवनीश जी, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एंडी जैसी, ऑलराइट सर, क्या रजिस्टर्ड डीड कैंसिल हो सकती है? क्या रजिस्टर्ड डीड कैंसिल हो सकती है? देखो यार, रजिस्टर्ड डीड कैंसिल हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी डीड की बात कर रहे हो। गिफ्ट डीड की बात कर रहे हो, विल की बात कर रहे हो, रिलिंक्विशमेंट डीड की बात कर रहे हो, सेल डीड की बात कर रहे हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप कुछ डीड्स को कैंसिल करवा सकते हो, सारी डीड्स कैंसिल नहीं हो सकती। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट भी हैं। सेल डीड पे अलग हैं, रिलिंक्विशमेंट डीड पे अलग हैं, गिफ्ट डीड के ऊपर अलग हैं। जैसे मैं आपको गिफ्ट डीड की बताऊं तो सिर्फ ओनली सीनियर सिटीजन कैन गेट दी गिफ्ट डीड कैंसिल्ड, तो उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एक बार डीड देखनी पड़ेगी उससे पहले, और जो ग्राउंड्स है जिस पे आप चैलेंज कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। एंडी जैसी, दिल्ली में, तो भाई आपकी डीड देखनी पड़ेगी। मेरा खुद का ऑफिस दिल्ली में है, तो अगर आप दिखा देंगे तो एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अभिमन्यु चौहान, आपकी वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होती है। थैंक यू अभिमन्यु जी। आई होप आपको मेरी वीडियोस देख के कुछ बेनिफिट होता है, और कोशिश कीजिएगा कि जो वीडियोस हैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। भावना जी, भाई ने ITR फाइल किया है, उसकी वजह से ये लोग डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन भाई के साथ ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया है।
भाई के साथ सेटलमेंट हो गया है, किस तरह का सेटलमेंट हो गया भावना जी? देखिए, मैंने फिर आपको बोला था, डॉक्यूमेंट देखे बिना, नोटिस देखे बिना आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपके दिमाग में स्टोरी क्लियर होती है, आपके दिमाग में 6 महीने साल भर की स्टोरी क्लियर होती है, लेकिन जब आप लॉयर से पूछते हैं, किसी भी एडवोकेट से पूछें, तो उनके पास पूरी स्टोरी, पूरे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके ही कोई एडवोकेट आपका इस चीज़ का आंसर कर पाएगा। अब किस चीज़ का सेटलमेंट है हमें नहीं पता, भाई ने आईटीआर में क्या शो किया हमें नहीं पता, प्रॉपर्टी के किस डॉक्यूमेंट का क्या ट्रांसफर हुआ हमें नहीं पता, तो नहीं बता सकते इसको भी इस तरीके से। अवनीश कुमार, हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है सर। लाइसेंस उनको चाहिए होता है जो रेगुलरली ब्याज का काम करते हैं, ब्याज पे देते हैं। जैसे पंजाब लेंडर्स एक्ट है, उसके अंदर होता है कि अगर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आप लेंडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने 2 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लोगों को बांट रखा है, तो उसके लिए फिर आपको एनबीएफसी बनानी पड़ती है, जिसमें आरबीआई की गाइडलाइंस है कि एनबीएफसी डायरेक्टली आप नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपकी अलग कंप्लायंस होती है। इसलिए एनबीएफसी बैंक्स जो है उनकी कंप्लायंस अलग होती है, जो सिर्फ ब्याज का काम करते हैं। अगर आप लोकल एरिया में छोटे लेवल पे ब्याज का काम कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेगुलर तौर पे करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर रेगुलर नहीं कर रहे हो छोटी मोटी ब्याज वगैरह का, तो देखो यार, दोस्तों के बीच में भी एक दूसरे को ब्याज पे पैसा दिया जाता है, रिश्तेदारों के बीच में भी दिया जाता है, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है इन सब चीज़ों के लिए और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन मोटा मोटी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आप कर सकते हो। अभी एनडी जैसी सेल डीड की बात कर रहा हूँ, ओके। एनडी जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सेल डीड कैंसिल करवाना चाहते हो तो व्हाट इज योर कैपेसिटी? क्या आप सेलर हैं उसमें या आप बायर हैं? बायर हैं तो वैसे भी आपको सेल डीड कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी है कि आपको इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको ये देखना पड़ेगा आप जिस कैपेसिटी में हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो जो आपकी सेल डीड है वो कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जनरली अगर सेलर है, सेल डीड हो गई और सामने वाली पार्टी ने पैसे नहीं दिए, तो आप कैंसिलेशन के लिए फाइल करते हो, लेकिन कैंसिलेशन का ऑर्डर जनरली मिलता नहीं है। उसके लिए होता क्या है कि मेजॉरिटी टाइम आप जब कोर्ट में फाइल करते हो तो उस सिचुएशन में आप अपना जो पैसा है उसकी रिकवरी मांग लेते हो, और अगर आपको पैसा मिल जाता है तो आपकी सेल डीड कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप थर्ड पार्टी हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका उसमें कोई शेयर था, राइट था, और उसके बाद अगर किसी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस सिचुएशन में उस सेल डीड को आप कैंसिलेशन के लिए फाइल कर सकते हो कि मेरे कंसेंट के बिना मेरा शेयर नहीं बिक सकता था। तो यस, कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर सेल डीड को चैलेंज किया जा सकता है। अवनीश जी, क्या हम लाइसेंस ले सकते हैं पैसा लगाने के लिए? कहाँ से मिलेगा सर? देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है अवनीश जी, आप किश्तों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ कि अगर आपका कोई भी लाइसेंस है इस तरह का, वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, तो आपकी कौन सी स्टेट है आपके एरिया में, वहाँ से आपको लाइसेंस के लिए लोकली पता करना पड़ेगा। हर चीज़ का जो लाइसेंस है, छोटे मोटे काम के लिए आपकी सोसाइटी भी रजिस्टर होती हैं, जिसे क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी बोलते हैं। आपकी कुछ कंपनीज हैं, एनबीएफसी हैं, वो भी रजिस्टर होती हैं। छोटा अगर ब्याज का इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर भी कोशिश कीजिए कि अपने एरिया में आप जो है उसको पता कर सकें। आपको लोकल एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी, मतलब मोटा मोटी ये कहने का है। विकास हरी जी, gift deed was made of ancestral property by senior citizen without medical. Can it be revoked, cancelled? Can it be challenged by adult grandchildren, brother's children? अच्छा जी, देखो, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कम्स टू द कर्ता ऑफ ए हिंदू फैमिली। तो जो करता है उसके हाथ में आते ही वो कुछ हद तक दैट इज ट्रीटेड एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो जब तक उसका पार्टीशन क्लेम नहीं होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो टू सम एक्सटेंट ही हैज राइट टू गिव सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन गिफ्ट डीड करना, दैट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट द बेनिफिट ऑफ द को-पार्टनर्स, विदाउट द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द प्रॉपर्टी, दैट कैन बी चैलेंज्ड। यस, टू सम एक्सटेंट इट कैन बी चैलेंज्ड। आप गिफ्ट डीड की जो कैंसिलेशन है उसके लिए आप फाइल कर सकते हो, और करनी भी चाहिए। और साथ में आप पार्टीशन जो है उसको पार्टीशन भी अपना क्लेम करें। जब तक आप पार्टीशन क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट जो है वो इनहेरेंट राइट होता है, बट ओरिजिनेटेड यानी मेच्योर राइट नहीं होता। तो उसके लिए आपको पहले पार्टीशन भी साथ में क्लेम करना पड़ेगा। ओके, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है
एजेकियल राय, आई होप मैंने आपका नाम जो है वो ठीक से प्रोनाउंस किया है। सर, आई एम फ्रॉम सिक्किम, व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम योर डाई हार्ड फैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस वगैरह बना पाता हूँ, अदरवाइज लाइफ बहुत हेक्टिक रहती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है। सुबह से शाम कोर्ट में, कोर्ट के बाद अपने जो अगले दिन के जो केसेस हैं उनको डिस्कस करना, उनकी तैयारी करना, वो सब चीज़ों में लगे रहता है। कैन वी फाइल फॉर कैंसिलेशन ऑफ डीड? रूपाली जी, रूपाली जी मैंने आपको बताया कि आप कैंसिलेशन फाइल कर सकते हो। जीतोगे नहीं जीतोगे वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स के ऊपर, डीड के ऊपर, प्रॉपर्टी पे, और जो बाकी के सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस हैं, और जो आपके ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आप चैलेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए किसी भी लोकल लॉयर जो आपके जहां भी स्टेट में आप हैं, आप उनको अपनी रिलिंक्विशमेंट डीड दिखाइए, उनके ग्राउंड्स बताइए कि किन ग्राउंड्स पे आप चैलेंज करना चाहते हैं। टेक एटलीस्ट 2 ओपिनियन, और उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हो। सौरभ जी, सर वी आर 7 brothers in 2008, all brother mutation my father's property to my mother's favor after my mother's death. Then one brother who lived with my mother as a caretaker, then he executed a will 2021 by my mother who was 80 plus. At that time my bro says to all my brothers, you are not shareholder of this property because I have a will. देखो, प्रॉपर्टी आपकी फ्री होल्ड है या फिर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उस पर डिपेंड करेगा और विल देखनी पड़ेगी। सौरभ तलवार जी, आप अपने किसी लोकल एडवोकेट को ये विल जो है उसको दिखाइए। विल चैलेंज हो सकती है, विल उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, उसके अगर जो बेसिक एसेंस है विल की अगर वो फुलफिल नहीं होती तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अवनीश जी, हमने लगाया था एक बार, उन्होंने पुलिस बुला लिया था हमारे घर पर। उसका देखो, आप जो भी लिखते हो ना, सबसे पहले तो अपना ग्रामर का थोड़ा सा ध्यान रखो यार, इंग्लिश या हिंदी किसी भी चीज़ में। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो पूरा हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश में लिखना तो उसको लिखिए। ये थे, बट पुलिस ने बोला आपके पास लाइसेंस है, हमें सिर्फ, हम बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से। देखो, आपने चेक, आप पहली बात तो ये समझो कि आपको पुलिस का काम ही नहीं अगर आपके पास चेक है तो। अगर आपके पास चेक है तो आप सबसे पहले आपको जैसे उस चेक को प्रेजेंट करते हैं, वो डिसऑनर होता है, उसका आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। जब लीगल नोटिस आप उसका भेजते हो तो उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप चेक अमाउंट क्लेम करते हो। अगर 15 दिन के अंदर आपका चेक अमाउंट है, सामने वाली पार्टी नहीं देती है, तो इन दैट सिचुएशन आप जो चेक बाउंस का 138 का केस है वो आप ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, और उस केस में सम्मन भी हो जाएंगे। उस केस में सामने वाली पार्टी को कोर्ट में बुला लिया जाएगा। पुलिस का इसके अंदर कोई काम नहीं है। अगर आपके पास चेक है तो आपको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस की कोई अथॉरिटी नहीं है इस तरह की सिचुएशन में। आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 138 NI एक्ट का आप केस फाइल कर सकते हो। पुलिस के पास पता क्या है, अच्छा एक चीज़ और है मेरे पास ना, अभी थोड़े दिन पहले एक मैं रील देख रहा था किसी वकील साहब, तो फिर मेरी उनसे बात हुई वकील साहब से, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप बचपन से सुनते आ रहे होगे कि पुलिस वाले और वकील से दूर रहो। ये बहुत 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 बड़ी बात है और बहुत लोगों को बोली जाती है। लेकिन अगर आपके साथ आज कुछ गलत हो जाए तो जो पहला आदमी जिसको आप अप्रोच करोगे, जो आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हो सकता है, जिसके आपको उम्मीद होगी कि वो आपकी हेल्प करेगा, वो पुलिस वाला होगा। और आखिरी आदमी, जब आप सारी होप्स लूज कर जाते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता, और तब आखिरी आदमी जो आपको मिलता है, जो आपकी हेल्प करता है, वो होता है एडवोकेट। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, एक एडवोकेट इतना, अगर आपका जो एडवोकेट है वो एफिशिएंट है और नॉलेजेबल है और हार्ड वर्किंग है, तो आपको उस सिचुएशन में भी बचा सकता है जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वकील से और पुलिस वाले से दूर रहो। हाँ, कोशिश करो कि ऑपोजिट में मत खड़े रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अभिमन्यु चौहान जी, हेलो अभिमन्यु, कैसे हैं आप? और अभिमन्यु, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा ऑफिस दिल्ली में है, मेरा दूसरा ऑफिस चंडीगढ़ में है, तीसरा अभी हैदराबाद में हम शुरू करेंगे अपना ऑफिस। अवनीश कुमार जी, अगेन क्वेश्चन। सो ये है कि क्या सर किसी को अगर हम पैसा देते हैं
और इंटरेस्ट पे, तो क्या करना चाहिए, क्या हम ब्लैंक चेक, अच्छा तो पहले आपका क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी। चेक लगाने के बाद पुलिस बुला लिया था, टेंशन मत लीजिए, पुलिस का कोई अथॉरिटी नहीं होती, आप कोर्ट जाइए। आई परचेज द लैंड फ्रॉम बिल्डर एंड क्लियर्ड पेमेंट बट बिल्डर डिड नॉट क्लियर थर्ड पार्टी पेमेंट। क्या मेरी डीड कैंसिल हो सकती है? थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब क्या है? क्या उसने एग्रीकल्चरल लैंड लिया था या फिर उसने जो एग्रीमेंट है उसका किया नहीं किया? अगर आपको सेल डीड उसने कर दी है और उसने पहले जो है उसका टाइटल क्लियर नहीं था, तो आप बिल्डर के अगेंस्ट 420 का केस कर सकते हो। पोजीशन आपके पास है, मेंटेन करके रखिए। अगर दूसरी पार्टी कोई केस करती है तो वो विद इन 3 ईयर्स ऑफ नॉलेज वो केस फाइल हो सकता है। अगर उसके बाद है तो लिमिटेशन से बाहर रहेगा, और अगर लिमिटेशन से बाहर रहेगा तो फिर वो केस जो है डिसमिस हो सकता है। और हाँ, अगर जो बिल्डर है उसके पास अगर टाइटल नहीं था, कंप्लीट टाइटल, और उसके बाद भी आपके नाम पे रजिस्ट्री कर दी, तो यस, वो रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो कैंसिल हो सकती है, क्योंकि जो ओरिजिनल ओनर है उसके पास जो है उसका कंसेंट होना चाहिए उस डीड को करवाने के लिए। लेकिन बिल्डर क्या करते हैं, कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे आगे सेल करते हैं। तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे उसने सेल कर रखी है और जो ओनर है उन्होंने साइन किया हुआ है उस प्रॉपर्टी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे रखी है, बिल्डर को दे रखी है, तो उसके बेसिस पे वो जो बेसिकली जो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है दैट बिकम्स लीगल। तो इसलिए ज़रूरी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे, देखने के बाद आपको बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि रेरा में भी आप अथॉरिटी ले सकते हो, उसके अलावा अगर छोटे बिल्डर्स हैं वो भी अथॉरिटी कई बार ले लेते हैं। अब है जो क्वेश्चन है मोहम्मद यूसुफ शेख, कैन वी रिसीव अ ब्लैंक चेक एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट एन अमाउंट लेंडेड इन द शेप ऑफ मनी और गुड्स? यस मोहम्मद यूसुफ शेख जी, आप जो सिक्योरिटी चेक है वो ले सकते हो, लेकिन बाकी जो चीज़ें आपने बोली कि उधार में दिया हुआ पैसा या फिर गुड्स, अगर आप उसकी बात करते हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने वो चीज़ें दी थी। अगर आपके पास वो प्रूफ नहीं है तो सिक्योरिटी चेक में आप केस तो कर दोगे, जीतने के चांसेस भी होंगे, लेकिन उसको ठीक से अगर सामने वाली पार्टी लड़े तो डिपेंड करेगा कि उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। बट यस, सिक्योरिटी चेक लिया जा सकता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कुछ साल पहले जिसने बोला था कि अगर सिक्योरिटी चेक दिया तो वो सिक्योरिटी किस काम की जिसको आप भुना नहीं सकते, तो सिक्योरिटी चेक ले सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो। पंकज के जोशी, हाय सर। हेलो पंकज, कैसे हैं आप? सर कंपनी में काम करने वाले वर्कर के कानून भी बता दीजिए थोड़ा। चलो ठीक है पंकज, आने वाले रील्स और आने वाले वीडियोस जो होंगे उसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, और जो आपके इस तरह के कानून हैं जो एम्प्लॉय और लेबर से रिलेटेड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभिषेक कुमार, मेरा ये एक ज़मीन है जो मैं ज़मीन को पारित करके लिखे लिए हैं, बट वो बना हुआ है, विरोधी कंप्लेंट कर दिया है, अब क्या होगा? पहली बात तो ज़मीन है, ज़मीन के पेपर देखने पड़ेंगे, कंप्लेंट है, उसकी कंप्लेंट की कॉपी देखनी पड़ेगी। बिना देखे कैसे बता दूं यार अभिषेक, कोई भी एडवोकेट नहीं बता सकता। इट इज़ लाइक दी वर्क ऑफ अ डॉक्टर। अगर आपको पेट में दर्द है या फिर कोई बॉडी में कोई पेन है या फिर कोई हड्डी में दर्द है तो कहेंगे एक्सरे दिखाइए। एक्सरे इज बेसिकली डॉक्यूमेंट। तो फॉर एडवोकेट्स दीज डॉक्यूमेंट्स आर काइंड ऑफ योर एक्सरेज एंड ब्लड रिपोर्ट्स, जिसके बेसिस पे ये सब चीजें होती हैं। और पंकज जी आई होप, और आपने कोई एडवोकेट, लोकल एडवोकेट से भी उनको डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो। बिल्डर ने अपने नाम रजिस्ट्री करवाई है, हाफ पेमेंट कर दी बट बाकी पेमेंट नहीं की। अगर बिल्डर के नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है पुराने ओनर से और बिल्डर ने आपके नाम पे रजिस्ट्री कर दी तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उस सिचुएशन में जो बिल्डर है, बिल्डर के पास टाइटल आ चुका है तो पुराने ओनर जो बाकी का पैसा है सिर्फ उसकी रिकवरी क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर कई जजमेंट भी हैं, बट अगेन आई हैव टू गो थ्रू द केस फाइल, तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन यस, चांसेस कम है। अगर बिल्डर के नाम पे रजिस्ट्री थी तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एंजॉय कीजिए, आप उसको बेच भी सकते हैं अगर बेचना चाहें तो। पंकज कुमार जोशी, हमारे कंपनी में यूनियन मैनेजमेंट के साथ मिलकर काफ़ी गलत कदम उठा रही है, कुछ कर सकते हैं क्या? जानकारी दे दीजिए। पंकज जी, मुझे थोड़ी डिटेल ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी डिटेल और चाहिए, इतने छोटे छोटे उसमें डिटेल में काम नहीं चलेगा।
तो अगर डिटेल कंप्लीट रहेंगी तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली बार फिर हम बात करेंगे नए जो हमारा जो चीज़ है भारतीय न्याय संहिता के सेकंड उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, जिसको हम बात करेंगे कि कौन लायबल हो सकता है भारतीय न्याय संहिता में, कितने टाइप के लोग हैं जिनके अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगी। हरीश जी, चलिए आपका एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू टॉक्ड अबाउट कलेक्टिंग एविडेंस, आई सेंट यू अ मैसेज आस्किंग यू टू टेल अस how to collect evidence against wife or daughter-in-law home as we cannot install cameras at home. Please advise on this in your reels or now if possible. Definitely मैं अपनी जो आने वाली रील है उसमें डिस्कस करूंगा इन सब चीज़ों को कि जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने का तरीका क्या होता है और उन एविडेंसेस के बेस पे आप किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, और घर में अगर कैमरा नहीं लग सकता तो और भी बहुत तरीके होते हैं जिसमें बेसिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर जब नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि जो आपके सेकंड टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता का, जो सेकंड लेक्चर है कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो लायबल होंगे भारतीय न्याय संहिता में। हम छोटे छोटे टॉपिक लेंगे ताकि आपको याद भी रहे, आप उसको जो आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट भी कर सको, रिकलेक्ट भी कर सको, और अगर आपको लिखना पड़े उसके ऊपर तो आप लिख भी सको। अगेन फिर जय श्री राम, क्योंकि कल 22 तारीख है, हम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, तो मतलब सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सालों बाद हमारे देश में एक बहुत भव्य मंदिर बन चुका है खैर, और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब लोगों के लिए खुल जाएगा और सब लोग इसके दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। मैं भी जाऊंगा तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा।